बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा शो चुनाव मंच। और दिल्ली होगी किसकी, ये आपको यहाँ हमारे मंच से नेता अपने अपने दावों में बता रहे हैं। अब ये तय तो आप ही को करना है। अब मैं आपको अगले मेहमान से मिलवाने जा रहा हूँ। ये बहुत खास शख्स हैं और दिल्ली के जो सभी पार्टियों में जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं केजरीवाल जी, उनके हनुमान माने जाते हैं। केजरीवाल जी के बाद अपनी पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। ये देश के एक बहुत बड़े सूबे में अपनी पार्टी की सरकार चलाते हैं। ये जितने लोकप्रिय आज हैं उतने ही लोकप्रिय पॉलिटिक्स में आने से पहले भी थे। ये लाफ्टर किंग भी हैं और कंट्रोवर्सी किंग भी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हमारे साथ हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर, कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं आप पूछिए। नहीं, आप आज कुछ ऐसा लग रहा है कैंपेन का असर है, कुछ आज थके हुए लग रहे हैं। नहीं, कुछ सवालों के बाद आपका जवाब मिल जाएगा। पहले सवाल तो कीजिए। सवाल कर रहा हूँ जी, बिल्कुल कर रहा हूँ जी। अब आप पिच पर आने से पहले कैसे कह सकते हो कि तंदूर का राज थका हुआ है? नहीं, अभी वो तो जब दूसरे ओवर में 4 छक्के पड़ते हैं तब कहते हैं आज मूड में है। हाँ, नहीं, अभी तो बैट्समैन पहले बूट खींचता है पिच पे जाके, फिर वो बैट से नॉक करता है। वो चल रहा है, ठीक है जी। आप अपने अभी भी जो आप स्पीचेस होती हैं, आपकी पॉलिटिकल स्पीचेस, वो आपके इनपुट्स होते हैं, आप लिखते हैं या अब कोई और लिखता है? क्योंकि आप तो रहे मंच के आदमी रहे ना, क्योंकि आपके डायलॉग आज भी वैसे ही हैं। नहीं, मैं कभी लिख के नहीं बोलता, मैं हमेशा दिल से बोलता हूँ। जो लिख के बोलना और जो दिल में है वो बोलना, उसमें बहुत असर होता है। आप अगर इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो सिंगर सामने रजिस्टर रख के परफॉर्म करते हैं, उनका आधा ध्यान रजिस्टर की तरफ हो जाता है। जो दिल से गाते हैं, जिनको सब कुछ याद है, उनका सारा ध्यान अपने परफॉर्मेंस की तरफ रहता है। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं पूरे दुनिया की पॉलिटिकली भी हर तरीके से नॉलेज रखता हूँ और उसमें से दिल में से बात निकलती है तो असर रखती है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इस बार कैंपेन में जो आपके डायलॉग्स हैं, ये बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कहीं कोई झंडा नहीं, और बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। मैंने कृष्णा नगर से लेके जमुना पार से लेके गीता कॉलोनी, है ना, इसके बाद फिर करोल बाग, इधर तिलक नगर, हरी नगर, रजौरी गार्डन, रिठाला, रोहिणी, बादली, है ना, नरेला, विश्वास नगर, पूरा दिल्ली मैंने घूम लिया। मुझे कांग्रेस का कोई झंडा ही नजर नहीं आया। तो बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस के पास कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। क्योंकि अगर वो कोई काम नहीं कर सकते ना तो करवा लेते हैं, फिर धरना देते हैं, एलजी के घर पे जाते हैं या कैसे भी करते हैं। डंडा तो फिर काम आता है ना। नहीं तो बीजेपी वाले कहते काम से ज्यादा धरना देते हैं। है जी, काम से ज्यादा धरना देते हैं। अगर बीजेपी वाले काम करने की इजाजत देते हैं, धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, काम तो करने दीजिए ना। अब आपने, अब क्योंकि इलेक्शन है तो सर्वे भी आएंगे, तो आपने सर्वे की भी पहले से कार्ड ढूंढ लिया। अभी तो ऐसा कोई बड़ा सर्वे नहीं आया। आपने कहा आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। हाँ जी, पहले दिल्ली में किसी ने सोचा था कि 67 आ जाएंगी, किसी सर्वे में आया था जी, सरकार में आए। पंजाब में किसी ने सोचा था कि 92 आ जाएंगी, किसी ने कहा था, सीधे सरकार में आए। बाद में दिल्ली में किसी ने सोचा था 63 आ जाएंगी, किसी सर्वे में नहीं आया, सरकार में आए। गुजरात में किसी ने सोचा था 5 MLA आ जाएंगे, किसी सर्वे में नहीं आए, सरकार में ही आए। एमसीडी में किसी ने सोचा था दिल्ली में कि आ जाएंगे, सर्वे सर आपको तो पता ही है। इस बार लोग कह रहे हैं लेकिन सर्वे क्या होता है? सर्वे क्या होता है? आपके सारे सर्वे हरियाणा में झूठ हो गए। बाद में कह रहे हो हाँ ये नहीं हुआ था, हमने ये नहीं सोचा था, महाराष्ट्र के सर्वे कुछ और बता रहे थे। भाई जनता सर्वे है सबसे बड़ा, जनता की आंखों से पता चल जाता है। जब आप उनमें निकलते हो ना, नारा लगाने से पता चल जाता है। अगर वो नारे का जवाब गर्दन नीची करके देते हैं तो भाई साहब आपको वोट नहीं देने वाले, भले ही आपकी रैली में आ गए हों वो।
अगर वो जवाब आपके नारा लगने से आधा नारा से ही पहले दे देते हैं, इसका मतलब वोट डालने के लिए वो तैयार हैं। तो मतलब मैं जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो रामलीला ग्राउंड में मोदी जी ने बड़ी रैली की, बहुत कट था, लाखों की गिनती में कट था। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठा था, लाइव देख रहे थे। तो मैंने जब नारे लगे तो मैंने कहा जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो, हम लोग जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारों से पता चला। कहते नारे तो अच्छे ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा सर नारे लाने का अंदाज तो देखो ना। स्टेज से बोला जा रहा था हर हर मोदी, और लोग जवाब रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा दिहाड़ी पे आए हैं, इनको दिहाड़ी मिल जाए पूरी, वही बड़ी बात है बस, वो भी नहीं देते बाद में। तो नारा लगता है इनकलाब का, जैसे नारा आप भगत सिंह का कभी भी आप फोटो देखोगे तो उसमें इनकलाब और जिंदाबाद में हाथ भी ऊपर है और गर्दन भी ऊपर है, तो वो दिल से नारा लगता है ना। लेकिन जी दिल्ली के इलेक्शन में इस बार आप भी एक मुद्दा है, आप मतलब आप भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, मोदी जी ने कहा इसको अपने रैलियों में कहा कि वादा करने के बाद भी उन्होंने, आपदा वाले कहते हैं आपको, आपदा वालों ने पंजाब में 3 सालों में 1 पैसा नहीं दिया महिलाओं को आपने 1000 रुपया देने का वादा किया था। उन्होंने कहा वादा किया इन्होंने, पैसा नहीं दिया। दुनिया का पहला मॉडल है जो हवा में घोषणा करता है और झूठ बोलता है। देखिए मोदी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार खत्म नहीं हुई है, अभी 16 मार्च को 3 साल होंगे, वादे 5 साल के लिए किए जाते हैं। और ये वाला जो कह रहे हो ना, हम जो महिलाओं को 1100 वाला, ये अगले बजट में पास कर रहा हूं। भाई साहब मैंने मोदी जी को ये भी पूछ लेते कि आप हमारा 5000 करोड़ आरडीएफ का क्यों रोक के बैठे हो, आप हमारा एनएचएम का पैसा रोक के क्यों बैठे हो, आप बात बात पे हमें धमकी देते हो, आपका ये पैसा रोक लेंगे, ये पैसा, आप अपना जो हमारा स्टेट का हक बनता है वो तो देते रहो ना, वो आगे हम ना दें, फिर हम उसमें गलत हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि गारंटियां पूरी नहीं की, कई गारंटियां पंजाब में हमने ऐसी पूरी कर दी जो हमने गारंटी दी भी नहीं थी। हमने पंजाब में 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए, जो जिसपे शायद बहुत से लोग माता चिंतपूर्णी भी जाते होंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए भी लोग जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, हिमाचल के लिए जाते हैं, उनका भी बीच में लगाकर 62 लाख रुपया पर डे लोगों का पैसा बच रहा है, लोगों का। जो टोल प्लाजे अकाली दल और बीजेपी के समय चले, कांग्रेस के समय उनको बढ़ाया गया उनकी म्याद को, और हमारे पास भी बढ़ाने के लिए ही आए थे कि जी और बढ़ा दो इनको। अगर चाहते हम भी कहते चलो जी आपके इतने दिन और ले लो, 311 दिन। जी ये जो बड़े तेज हैं जी टोल प्लाजे वाले ना, ये कभी साल नहीं मांगते या कोई महीने नहीं मांगते, ये लिखते हैं 426 दिन बढ़ा दो। अब 426 दिन तो 1.25 साल हो गया जी, 365 दिन का 1 साल होता। तो हमने कहा जी हम नहीं बढ़ाएंगे, आपने पूरे नहीं किए क्लॉज पूरे नहीं किए तो आपका ये जो टोल प्लाजा है इतनी तारीख को बंद कर देंगे। तो वो होते तो बढ़ा देते। तो मैं ये कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि ये कहते थे कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त में मैं अपना बस सर्विस दे के रेवड़ियां दे रहा है, ये बिजली पानी फ्री करके रेवड़ियां दे रहा है, ये सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देकर रेवड़ियां दे रहा है, ये अस्पतालों में फ्री का इलाज करके रेवड़ियां दे रहा है। तो उसके बाद फिर जब पता चला इधर उधर से, मोदी जी ज़्यादा पूछते नहीं है इधर उधर से, जब इधर उधर से पता चला कि जी लोग तो इन बातों से बहुत खुश हैं, तो हमने तो 2100 रुपये कहा था महिलाओं के लिए, अभी तो 2500 रुपये वाला पापड़ किसने बांटा? आपकी रेवड़ी उनका पापड़। चलो हम रेवड़ियां दे रहे हैं, हमारा 15 लाख वाले पापड़ का क्या हुआ जी? काले धन वाले पापड़ का क्या हुआ जी? तो मतलब
हमारी रेवड़ी पे भी शक, खुद पापड़ अनाउंस करते जाओ, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले बजट में जो ठीक है। ये जो हमने गारंटी दी थी वो पूरी करेंगे। हमने 50,000 नौकरियां, अभी 3 साल नहीं हुए, 50,000 सरकारी नौकरियां पंजाब में देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी किसी का रिश्वत पे लगा हो या किसी को सिफारिश करनी पड़ी हो। 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल फ्री आता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली बोर्ड, पीएसपीसीएल बोलते हैं, उसको हमने फेल कर दिया। पीएसपीसीएल ने जीवीके का, गोविंदवाल वाल साहब वाला थर्मल प्लांट खरीदा भी है। आमतौर पे सरकारें बेचती हैं, हमने खरीदा। मोदी जी शायद इकोनॉमिक्स तक तो गए नहीं ना। जब इकोनॉमिक्स की किताब, जब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लगता है ना, वो 10वीं के बाद होता है। आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स? मैंने पढ़ी है मैं इकोनॉमिक्स। बीकॉम का स्टूडेंट हूं। अच्छा, अब ये गवर्नेंस का सवाल है। प्रॉब्लम यही है ना कि कुछ भी बोल दो कि नाली की गैस से चाय बनाई जा सकती है ना? और अगर बादल हों तब जहाज उड़ाना चाहिए, रडार काम नहीं करता। भाई साहब का मतलब ये अलग किस्म की साइंस चल रही है। कैसे सर, सवाल गवर्नेंस का है, सीरियस क्वेश्चन, कि आपने माना कि भाई हमने महिलाओं वाला जो वादा था हमने अभी तक पूरा नहीं किया, अब हम उसको जल्दी कर देंगे। एमएसपी का वादा क्या आपने किया हुआ था, वो पूरा होना है अभी। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया हुआ था अभी, वो पूरा होना है अभी। सवाल ये है कि ये वादे पूरे करने के लिए पैसे हैं क्या? और ये केवल आपकी सरकार से सवाल नहीं है, ये सवाल दिल्ली में, ये मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में इन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है। किस सरकार के पास पैसे हैं? सारी सरकारें कर्जे पर चल रही हैं। आपकी सरकार पर 4 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है। ये पैसा आफ्टर ऑल कहीं से आएगा, और तभी ये स्कीम लागू होंगी। कहां से आएगा? मैं अच्छा सवाल है आपका। देखो, एमएसपी जो है वो सेंटर का मुद्दा है। एमएसपी सेंटर तय कर सकता है। नहीं, हरियाणा वाले सीएम कहते हैं मैं तो 24 फसलों पर दे रहा हूं, मान साहब दें। वो एमएसपी नहीं दे रहे। जितनी फसलें पंजाब में, जितना धान हरियाणा में होता है उतना अकेले संगरूर जिले में हो जाता है। हरियाणा वाले कैसे कंपेयर कर लेंगे हमसे? हम 1,82,00,000 मीट्रिक टन धान, चावल हम सेंटर बॉल में देते हैं, जिसमें कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को मैं चावल देता हूं। कहां से आता है चावल? 182,00,000 मीट्रिक टन। तो उस पर एमएसपी देना सेंटर का काम है, उसको उठाना एफसीआई का काम है। हमें तो यह भी दिक्कत होती है कि भाई साहब पुराना चावल उठा के ले जाओ, जो पुराना चावल खरीदा था वो तो उठा के ले जाओ, हमारे गोदाम तो खाली कर दो है। अच्छा, क्या? नंबर 2, उड़द और मसूर, दो दाल बहुत ज्यादा पंजाब, हमारे देश में गरीब के पास तो दाल ही है ना। $2 बिलियन की दालें कोलंबिया से इंपोर्ट करते हैं भाई साहब। $2 बिलियन की कोलंबिया से। हमने कहा हमें दो मौका, उड़द और मसूर पे एमएसपी दे दो तो हम आपको दाल पैदा करके दे देंगे। और हमारा चावल वाला भी, क्योंकि चावल की वजह से हमारी धरती का पानी जो है, पंजाब का वाटर जो टेबल है वो 400-500 फुट नीचे चला गया। अब उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की धरती भी उपजाऊ हो गई, अब चावल का चल सकता है। हमें कोई और फसल भिजवा लो भाई, जो आप उधर से इंपोर्ट करते हो। कोई बैठ के बनाओ तो सही प्लान। सेंटर ने पंजाब को डराना है। 5 फसलों पर कहा था हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं, सेंटर ने कहा था ना। आप भी उस बातचीत में शामिल थे? मैं शामिल था। आज भी जो किसान दल्लेवाल जी बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अब अच्छा है उन्होंने मेडिकल सुविधा तो ली, अनशन नहीं तोड़ा, लेकिन उसमें भी आप बातचीत का हिस्सा है। तो सेंटर, ये झगड़ा तो पहले से चला रहा। सेंटर कह रही हम तो तब भी ऑफर कर रहे थे, ये 5 फसलें आप हम देते हैं, गारंटी देते हैं, आप उगाओ इनको। आप लिख के गारंटी दो ना कि हम चाहते हैं जी, पंजाब का कोई भी किसान, इस वक्त आप सर्वे करवा लीजिए, आप कोई भी किसान जो है पंजाब का, वो धान से पीछा छुड़वाना चाहता है। धान में पानी लगता है, धान में स्प्रे होती है, और सबसे बड़ी बात, नीचे का पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, पराली को आग लगानी पड़ती है। वो मुझे समझ नहीं आती कि वो पंजाब की पराली का धुआं हरियाणा से पहले मतलब दिल्ली पहुंच जाता है।
लाहौर वाले कहते हैं जी वो जो उनकी उधर के पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, उसने भी चिट्ठी लिखी है कि आपका धुआं हमारे लाहौर में आता है। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये कहते हैं जी आपका धुआं जो है हमारे दिल्ली में आता है। यार हमारा धुआं ऐसे घूमते ही रहता है क्या? तो हरियाणा का धुआं नहीं है। तो अभी आप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो, अभी हमने आग लगाई हुई है पंजाब में पराली में, तो अभी भी आपका 200-300 क्यों है? तो आप नोएडा से भी, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, ये लैंडलॉक प्लेस है, इस बात को मानते क्यों नहीं? आपकी जब तक सरकार बात क्यों नहीं करती? आपकी जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी, केजरीवाल जी भी कहते थे कि दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, यूपी सबका धुआं आता है। अरे भाई साहब, मोदी जी अगर यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा सकते हैं, थोड़ा सा धुआं नहीं रुकवा सकते? बात में बैठो तो। ये क्या बात हुई? बैठिए ना, बिठाइए ना। ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, इसको पंजाब की प्रॉब्लम क्यों कह रहे हो? बिठाइए सबको, भी क्या करना है भाई, हम बता देंगे, हमारे किसान बता देंगे। हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। क्या फसल बीजे, हमें एमएसपी दे दो। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, उसमें मैं 7 एकड़ मुझे कहा गया सरकार द्वारा, फर्ज कर लो, जस्ट सपोज मुझे कहा गया कि आप ऐसा करो, 4 एकड़ बाजरा बीज लो, या 4 एकड़ आप कोई और सरसों बीज लो, पंजाब में तो कोई भी फसल बीज लो उग जाएगी, और 6 एकड़ धान, तो 40% आप कम कर लो। तो बिल्कुल कम कर लूंगा, लेकिन जब उसको मंडी में बेचने का टाइम आएगा, मेरा किसान ये कहता है, अगर 10 एकड़ में मुझे जितने धान पे पैसे मिलते थे, प्रॉफिट होता था, वो 10 एकड़ में मुझे मेरा पूरा होना चाहिए। ये ना हो कि मैं 6 एकड़ में जो धान बीजा उस पे तो मुझे मिल गया, बाकी 4 एकड़ में मुझे इतना घाटा हो गया, तो मैं अगली बार 10 के 10 दोबारा फिर धान बीजूंगा। या तो फिर उसका कोई हमें कोई कंपनसेशन दीजिए। ये बातें तो हुई होगी, उसको पूरा कीजिए। स्वामीनाथन क्या कहता है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये कहती है कि जितना उसकी लागत हुई है, बीज बीजने से लेके मंडी तक पहुंचाने का, तेल तक, जितनी उसकी लागत हुई है, अगर 100 रुपया लगा तो उसको 150 रुपये मिलना चाहिए। ये स्वामीनाथन है। तो आप मानते ही नहीं हो। अभी यहां बिहार में मंडी कानून नहीं है, बिहार में 800-900 रुपए धान बिकता है, और 200-200 किलोमीटर के रेडियस पे मंडी है। पंजाब में एमएसपी पे धान बिकता है, 4 किलोमीटर के रेडियस पे मंडी है। आप बिहार को पंजाब से कैसे कंपेयर? आप मुझे बताइए, डेडलॉक टूटने के कोई आसार हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके और सरकार के बीच में? नहीं, देखो, मैं तो मांगे पंजाब सरकार के साथ तो नहीं है, मांगे एमएसपी की, एमएसपी सेंटर की। और आपने कहा केजरीवाल, तो आप ये भी तो शायद लिख के लाए होंगे कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एमएसपी देने का मोदी साहब ने भी वादा किया हुआ था कि एमएसपी मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ आके वो कहते हैं आय दुगनी करेंगे। अभी आय मेरी 10 रुपये हो, मेरी आय 20 रुपये हो जाए, मैं उसको दुगनी मान लूंगा यार। उनको मैं फसलों के बारे में, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, किसानों के साथ बातचीत कीजिए। अभी भी तो बातचीत का एक लेटर आया तो वो अनशन टूटा है ना। बातचीत क्यों नहीं करते? आप रोकते हो वाटर कैनन से, आप रोकते हो आंसू गैस के गोलों से, ऐसे थोड़ी रुकता है। मतलब मेरी हालत देखिए पंजाब, इधर मेरे लाहौर है, उधर तारें कम हैं, इधर हरियाणा है, इधर तारें ज्यादा हैं। उधर चीन है, उधर चीन है, कहां जाएं भाई साहब, हम कहां जाएं? और फिर जब पंजाब से धान आता है, अब गेहूं की बहुत कमी आएगी, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन से आया नहीं, अब गेहूं की कमी आएगी। अब हमें कहेंगे अरे भाई पंजाब वालों, गेहूं की कमी है भाई, आप तो शेर हो शेर, काम करवा पर जब लेना है तब हम शेर हैं, जब कोई पैसे भाव देना है तब हम ढेर हैं। ये कैसी बात है? अच्छा, दिल्ली में ये भी कहा जा रहा है प्रचार में बीजेपी की तरफ से कि 9 तारीख को, यानी रिजल्ट के अगले दिन, भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि वो दिल्ली हार जाएंगे। बीजेपी का कह रहा है उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट परवेश वर्मा,
उन्होंने पहले लिख के दिया कि 20,000 वोटों से ये हारेंगे और फिर ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो उनको रहना है। ये चौथी बार बन गए हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर। पहले भी कहते थे, इससे पहले भी कहते थे ये इसके बाद बन जाएंगे, ये इसके बाद भगवंत मान ये हुआ। अरे अपनी फिक्र करो यार, शिवराज चौहान बन गया, कहां गई उसकी लाडली बहना? उसके नाम पे लड़के उसको बोले तुम आ जाओ बेटा। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बन गया। बताओ, ये काम लेते हैं और फेंक देते हैं। भाई साहब, हम एक छोटी सी पार्टी है नेशनल, लेकिन इतना डर। और प्रवेश वर्मा की बातों पर यकीन कर रहे हैं आप? प्रवेश वर्मा जो जूतों से लेके जैकेट तक बांट रहा है और दिल्ली के लोगों को बिकाऊ समझता है कि मैं दिल्ली के लोगों को मैं खरीद लूंगा जैकेट से, जूतों से, वही जूते पड़ेंगे इनको। आपने कहा ये इस्तेमाल करके फेंकते हैं। आपकी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि आतिशी जी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चुनाव के बाद नहीं होंगी। नहीं, हमने तो कर रखा है। इनका चीफ मिनिस्टर कौन है? उन्होंने नहीं बताया। तो दोनों पार्टी को पूछो। नहीं, आपने तो बता रखा है ना कि केजरीवाल जी होंगे। हमने तो बता रखा है केजरीवाल होंगे। हाँ, मैंने आपसे सवाल किया, क्या आपने कहा ये इस्तेमाल करते हैं अपने ही लोगों को और फिर साइड कर देते हैं? अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के समय ये कहा था मैं दोबारा उस कुर्सी पर तब बैठूंगा जब दिल्ली की जनता बिठाएगी। तब दिल्ली की जनता बिठाएगी तो बैठ जाएंगे। इनका कौन है? इनका कौन है बताइए? अभी अगर पंजाब में पिछली बार अनाउंस नहीं किया था, मेरा नाम अनाउंस नहीं किया था 2017 में, तो आप लोगों ने कौन होगा इनका मुख्यमंत्री, कौन होगा आखिर होगा? अभी पूछ लो इनसे कौन होगा। सबसे पूछ रहे हैं? पूछ रहे कौन होगा? अब वो बता नहीं रहे हैं? नहीं बता रहे। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका होगा ही नहीं। वो सही। वैसे ये भी बात चल रही है दिल्ली में कि आप जीत भी गए, केजरीवाल जी जीत भी जाते हैं अगर, तो भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की बेल की शर्तें हैं। वो हमारा काम है जी, बाद में। चीफ मिनिस्टर बनना है सर, कोई घर का काम थोड़ी है, ये तो देश का काम है। वो हमारा काम है। आप अच्छे से टाई सिलवा के वहां पे आइएगा, रामलीला ग्राउंड में आइएगा। केजरीवाल जी बनेंगे? बनेंगे। वो हमारा काम है। कहां से हमने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी है, कैसे लेनी है, वो आप यहां पे डिसाइड मत कीजिए। आप बाल बनवा के वहां आइए। आपको बाल से प्रॉब्लम हो रही है, सवाल से प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, बाल अच्छे लग रहे हैं इसलिए। अच्छा, थैंक यू। ऐसे अच्छे बालों वाले पत्रकार वहां चाहिए। नहीं, वो वाले नहीं चाहिए, सनसनी वाले। जाना सोना है तो जाग जाइए। अरे कांग्रेस पार्टी के साथ जो आपकी पार्टी का अब तक रिलेशन रहा कि भाई हम लोकसभा में साथ हैं, दिल्ली में भी थे, विधानसभा में नहीं होंगे, लोकसभा में हम पंजाब में भी नहीं होंगे, अलायंस में हम इनके साथ नेशनली हैं, इंडिया गठबंधन का पार्ट है। और अभी आज केजरीवाल जी ने अभी आज बोला भी कि वो हमको नेशनली एक ब्लॉक में तो रहना है, तो हमने ये ब्लॉक चूज कर रखा है। तो कांग्रेस पार्टी पार्टनर है या लायबिलिटी है? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है देश के सामने कि संविधान अगर खतरे में हो गया, अगर इन्होंने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा 400 से पार दे दो तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदल गया भाई साहब, तो देश ही ना रहा। तो देश ही ना रहा तो हमने पार्टी बना के क्या करेंगे? अब ऐसी फोर्सेस के साथ हम हैं जो संविधान को बचाना चाहती हैं। तो उसमें बंगाल में अलग अलग से लड़ रहे हैं, ममता दीदी अलग से लड़ रही है, ठीक है ना। हमारा पंजाब में हमने अलग अलग से लड़ा है, दिल्ली में हमने अलायंस लोकसभा के लिए किया था, ठीक है ना। तो कई बार स्थिति जब देश सामने आ जाता है तो पार्टी को कई बार पीछे हटना पड़ता है, सिर्फ देश के लिए कि अदरवाइज हम आपस में लड़ते रहें और वो संविधान बदल दें और कह रहे हैं खुद कि संविधान बदल देंगे, इतनी सीटें दे दो, तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आपने संविधान बचा रहे इसलिए भ्रष्टाचारियों से समझौता किया, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी थे आपकी नजर में ये सारी पार्टियां? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचारियों का समझौता कौन कर रहा है इस वक्त देश में? जिसको 3-4 दिन पहले ही 40,000 करोड़ के घोटाले का दोषी माना था, वो आज डिप्टी सीएम है। बिल्कुल है, खजाना मंत्री है, बल्कि खजाना ही उसके पास है, महाराष्ट्र का, है ना।
तो जिस जो जो देश भर का मतलब करप्ट बंदा है उसको अपनी वॉशिंग मशीन में बीजेपी डालती है, इधर से निकालती है, कहते हैं अब ठीक हो गया। ऐसे थोड़ी, उनका है। हम भ्रष्टाचारी नहीं है। हम लोग राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी IRS ऑफिसर थी, IIT से खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। मैं एक बहुत फेमस आर्टिस्ट था, पैसे कमाने होते तो उधर से मिलते, तालियां भी मिलती और पैसे भी मिलते हैं, और मन मर्जी की जगह पे घूमते, जहां मर्जी शो करते, पैसे मिलते। अब सुबह उठ के गालियां देखते हैं, सुबह उठ के गालियां हमें देने लगते हैं, और हम कोई करप्शन भी नहीं कर रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उसी पंजाबी के बादलों का एक टीवी चैनल PTC, उसी चैनल पर जब मैं पहले आता था तो वो चैनल कहता था कॉमेडी के किंग, पंजाब की शान भगवंत मान। तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं उन्हीं के विरुद्ध खड़ा होकर जीत गया, कहते भगवंत मान तो बहुत बहुत गंदा बंदा है, बहुत बुरा बंदा है, ये बंदा, मतलब अब मैं वही बंदा हूं मैं। तब मैं उनको कुर्सियों के लिए खतरा नहीं था। जब तक आप उनकी कुर्सियों के लिए खतरा नहीं हो, बहुत अच्छे हो, आप उनके खिलाफ लड़के देखिए, आपका खानदान उधेड़ देंगे भाई साहब। अगर किसी को अपने खानदान के बारे में पता करना है कि मेरा दादा, मेरा लकड़दादा क्या करते थे, क्या काम था, कोई श्री हर की पौड़ी से कोई रजिस्टर में से हरिद्वार जाके कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में कागज भर दो और विरोधियों के भाषण सुनने लग जाओ, पूरा खानदान बता देंगे आपका कि तेरा दादा 3 पंचर बोल के 4 के पैसे लेता था। बहुत ही गंदा बंदा है ये। इसके बाद इसके मामा की गोभी की वो कचौरी की रेडी थी, लेकिन साथ साथ में बेचता समोसे भी था। मतलब ये भी क्राइम बना देंगे वो, मतलब तो यार यहां तक तो नहीं जाना चाहिए। तो ये बातें राहुल गांधी पे लागू होती हैं, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में नाले का वीडियो बना के कहते हैं देख लो केजरीवाल जी का पेरिस। उनकी पार्टी के लोगों के शब्द हैं केजरीवाल जी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पलटी मार फर्जीवाल। ये वही कांग्रेस है जिसके साथ अभी आप 6 महीने पहले लोकसभा में साथ लड़े। नहीं चलो, कांग्रेस के साथ थे हम। 0 को 0 से गुना करें तो कितना हो गया? हम भी 0 रह गए ना। लेकिन कांग्रेस 2015 में साथ नहीं थी हमारे, तो कितनी सीटें थी? 0। 2020 में तो हमारे साथ नहीं थे वो, कितनी सीटें थी? 0। तो कांग्रेस को तो इससे इलेक्शन में भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो तो 0 ही है, तो 0 रहेंगे। तो इसमें पहले कांग्रेस को ना, आप कांग्रेस को 0 गुना 0 कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से लोकसभा में 0 सीट आई। आप दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट 24 में भी आई, 19 में भी आई, 14 में भी आई थी। मैं वही कहता हूँ भाई साहब, मैं वही कहता हूँ, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 1 साल बाद वही मशीनें होती हैं, वही पोलिंग बूथ होता है, तो 1 साल बाद 7 की 7 सीटें बीजेपी को देते हैं। 1 साल बाद वही पोलिंग मशीनें वही आम आदमी पार्टी को 60 से ऊपर देते हैं, 90% से ऊपर मैंडेट देते हैं। लोग कहते हैं कि केजरीवाल यहाँ के लिए, हमारे केजरीवाल चाहिए। तो देश के लिए मोदी चाहिए। मुझे ये बता दीजिए, दिल्ली में केजरीवाल, देश पे मोदी, मतलब ये नतीजे तो यही कह रहे हैं। अभी तक हम देखते हैं वो तो यही है ना। तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस जो है वो देश की राजधानी में 0 है पिछले 10 साल से, राजधानी में 0 है। मतलब यहाँ सोनिया गांधी जी का घर है, जयराम रमेश का घर है, यहाँ राहुल गांधी का भी घर है, यहाँ सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का घर है। वहाँ का MLA कौन है पिछली 3 बार से? अरविंद केजरीवाल। चलो ये तो क्या वोट डालते होंगे, ये तो हो नहीं सकता कि हम डोर टू डोर करें और सोनिया गांधी का डोर की बेल बजा के कहें बहन जी ख्याल रखना, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब उनके माली, उनके रसोइये, उनके खानसा में वो तो वोट डालते होंगे ना। वोट कहाँ से पड़ते हैं फिर यहाँ से? क्योंकि वो हर रोज देखते रहते हैं ये काम क्या करते हैं, तो उनको पता है कि ये बंदा ठीक है। भगवंत मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। 8 तारीख का इंतजार रहेगा। आपका इनविटेशन आ गया मुझे, जीतने के बाद रामलीला मैदान में। जीतने के बाद रामलीला मैदान में अच्छे वाले
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।